हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो गाइज हम लेके आ चुके हैं लेक्चर नंबर 4 ऑन अकाउंटेंसी एमसीक्यूज़, जिसमें हम कवर करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शंस टू अकाउंट पार्ट 2। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम उनका आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप हमारे प्रीवियस जो 3 लेक्चर्स थे अकाउंटेंसी एमसीक्यूज़ के ऊपर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं आज की वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, द अकाउंट्स इन विच द क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडाइज और सर्विसेज आर प्लेस्ड इज नोन एज। तो आपको बताना है हम उन अकाउंट्स को क्या कहते हैं जिन अकाउंट्स में हम हिसाब किताब रखते हैं, जो भी हम उधारी पर अपने जो मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स और सर्विसेज को जो है लोगों को दे देते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो भी हम उधारी पर सामान लोगों को भेज देते हैं तो उनका जो हिसाब किताब होता है हम कौन से अकाउंट में लिखते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं। क्या वो नोट्स रिसीवेबल अकाउंट होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल होता है, अमाउंट रिसीवेबल होता है, या फिर डिस्काउंट रिसीवेबल होता है। तो बताइए इसमें से जो राइट आंसर होगा गाइस वो कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल इज द अकाउंट इन विच द क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडाइज आर सर्विसेज आर प्लेस्ड। ठीक है, तो अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम जो भी उधारी पर सामान गुड्स या सर्विसेज जो है अपनी बेच देते हैं उनका हिसाब हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल। क्लियर है गाइस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द राइट्स एंड क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स आर ओनर अगेंस्ट द एसेट इज कॉल्ड। तो जो आउटसाइडर्स होते हैं या फिर ओनर होते हैं वो अपना राइट या फिर अपना क्लेम जता पाते हैं जो भी कंपनी के एसेट होते हैं उनके ऊपर। तो वो ऐसा क्यों कर पाते हैं, तो वो आपको बताना है। ओनर्स इक्विटी के थ्रू, लाइबिलिटीज़ या इक्विटीज़, या नन ऑफ दीज। तो बताइए किसके थ्रू जो है क्यों जो ओनर्स या फिर आउटसाइडर्स होते हैं वो अपना क्लेम या फिर हक जता पाते हैं कंपनी के एसेट के ऊपर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इक्विटीज़ के ऊपर। ठीक है, इक्विटीज़ जो है इसका जो राइट आंसर होगा। इक्विटीज़ क्या होती है गाइस? इक्विटी वो पैसा होता है जो कंपनी को शेयर होल्डर्स को वापस देना होता है। अगर वो पैसा कंपनी जो है शेयर होल्डर्स को वापस नहीं दे पाती है तो जो भी आउटसाइडर्स होते हैं जिन्होंने शेयर्स खरीदे होते हैं उस कंपनी के, तो वो अपना जो है राइट या फिर अपना क्लेम जता पाते हैं जो भी एसेट होता है कंपनी का उसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो है शेयर्स खरीदे हैं उस कंपनी के। तो यहाँ पे जो इक्विटी होगा गाइस वो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। होप इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, इक्विटीज़। तो अब क्वेश्चन आता है आपका, द थिंग्स ऑफ वैल्यू पोजेस्ड बाय द ट्रेडर इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं? मर्चेंडाइज, एसेट्स, स्टॉक, परचेसेस। तो आपको बताना है कि वो थिंग्स जो जिनकी कुछ वैल्यू होती है जो कि नियुक्त की जाती है ट्रेडर के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, पहले दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं। वो आपका होगा असेट्स। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू है, ठीक है, तो ट्रेडर जो है उसकी वैल्यू नियुक्त कर सकता है और जो फ्यूचर बेनिफिट्स जो है ट्रेडर्स को दे सकती है उसे हम कहते हैं असेट। तो मर्चेंडाइज जो है वो भी एक आ गया आपका, स्टॉक गुड्स आ गए तो वो भी असेट के अंदर आता है, स्टॉक भी आपका असेट के अंदर आता है और परचेसेस भी आपका जो है असेट के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपका आंसर होगा वो होगा असेट्स। क्लियर है गाइस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका, दैट इज असेट्स। द अनसोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डे इज कॉल्ड। तो मर्चेंडाइज मैंने आपको बताया क्या होते हैं, वो गुड्स जिसमें आप डील करते हो या फिर दैट गुड्स दैट आर परचेज्ड फॉर रीसेल। ठीक है, तो जो गुड्स हम रीसेल के लिए परचेज करते हैं या फिर वो गुड्स जिसमें हम डील करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मर्चेंडाइज। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो गुड्स जो आपके अनसोल्ड रह जाते हैं किसी पर्टिकुलर डे में उन्हें हम क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न, स्टॉक इन्वेंट्री, बैड डेट्स, या फिर सेल्स रिटर्न। तो आपने कोई सिंपल सी एग्जांपल लेके देख लीजिए कि अगर कोई आपकी कपड़े की शॉप है तो आप क्या बोलोगे कि ये जो है आज का स्टॉक मेरा बच गया है। ठीक है, आप ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि वो आपका आज के दिन नहीं बिक पाया है। तो आप किसी को बताओगे अगर, तो ये जो मेरा स्टॉक है ये आज नहीं बिक पाया है तो ये कल के लिए स्टॉक बच गया है मेरा। ठीक है, तो यानी कि जो भी आपका मर्चेंडाइज या फिर जो गुड्स होती हैं वो अनसोल्ड रह जाती हैं एक पर्टिकुलर डे में तो उन्हें हम कहते हैं स्टॉक या फिर इन्वेंट्री।
ठीक है, याद रखिएगा जो भी गुड्स आपके बच जाते हैं एक पर्टिकुलर डे में सेल होने से, तो उसे हम कहते हैं स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। क्लियर है गाइस? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है द डिस्काउंट अलाउड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर ऑन द इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश। ठीक है, एक जो होलसेलर है वो डिस्काउंट अलाउ करता है एक रिटेलर को, क्योंकि जो रिटेलर है उसने इमीडिएट जो है कैश में पेमेंट कर दी है जो भी उसने गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है इस डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, कैश डिस्काउंट कहते हैं, या फिर डिस्काउंट अलाउड कहते हैं, या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। तो गाइस याद रखना है, जब भी पेमेंट ऑफ कैश के टाइम जो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं? जो भी आप अगर पेमेंट कर रहे हो, इमीडिएट पेमेंट अगर आप कर रहे हो, तो उस टाइम जो आपको सेलर होता है वो जो आपको डिस्काउंट अलाउ करता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। वेयर एज ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है गाइस? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है, मान लीजिए अगर आपको कोई जो सेलर है वो आपको सामान दिखा रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए उसने आपको शर्ट दिखाई, तो वहाँ पर जब उसने प्राइस टैग देखा, मान लीजिए वो 450 का था, तो वहीं पर उसने बोल दिया कि चलो ये 450 की है, मैं आपको 400 का लगा दूंगा। ठीक है, ये शर्ट जो है आपको 400 की लगा दूंगा। तो वो जो डिस्काउंट उसने दिया वो दिया उसने ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि जो लिस्ट प्राइस टैग था उसके ऊपर उसने डिस्काउंट दिया है आपको। ठीक है, तो वो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। तो होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जब आप कैश पेमेंट कर रहे होते हो उस टाइम आपको अगर बायर जो है सेलर जो है आपको जो है डिस्काउंट अलाउ करता है वो आपका कैश डिस्काउंट हो गया। वेयर एज जो ट्रेड डिस्काउंट होता है जब आप कोई सामान खरीद रहे हो तो उसका जो प्राइस टैग है, ठीक है, लिस्ट ऑफ प्राइस है जो उसके ऊपर जो आपको डिस्काउंट अलाउ कर देता है अगर सेलर, तो वो आपका हो गया ट्रेड डिस्काउंट। काफ़ी सिंपल है गाइस, तो होप आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर कौन सी डिस्काउंट की बात हो रही है? वो डिस्काउंट जो होल सेलर ने रिटेलर को जो है इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश, यानी कि ये जो रिटेलर था उसने इमीडिएट पेमेंट कर दी कैश की, तो उसने जो है आप बोल सकते हो खुशी में जो है उसने बोला अगर आप इतनी जल्दी पेमेंट कर रहे हो तो मैं आपको जो है डिस्काउंट अलाउ करता हूँ। तो वो जो कैश के ऊपर डिस्काउंट अलाउ हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। तो होलसेलर की जगह आप सेलर लिख सकते हो, कोई भी सेलर हो सकता है, और रिटेलर की जगह कोई भी बायर हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो भी डिस्काउंट अलाउ करता है सेलर बायर को। ठीक है, होप यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। मैंने बिल्कुल आपको आसान वे में समझाया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है गाइस हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा, और आपकी कोई सजेशन होगी वो भी आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द सेलर टू बायर फॉर क्रेडिट सेल्स इज कॉल्ड। तो देखिए हर एक शॉप में कोई ना कोई उधारी पर सामान तो लेता ही है, तो एक डॉक्यूमेंट जो है जो सेलर बायर को देता है जब बायर जो है वो क्रेडिट में चीज़ें लेता है, किसी भी शॉप से ले लीजिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ले लीजिए, ठीक है। तो बायर को जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है वो डॉक्यूमेंट क्या होता है? कैश मेमो होता है, बाउचर होता है, इनवॉइस होता है, या फिर नन ऑफ दिस होता है? तो क्लियरली आपको बताना है वो डॉक्यूमेंट जो सेलर बायर को देता है जब बायर जो है क्रेडिट में डील करता है या क्रेडिट में सामान लेके जाता है। तो गाइस याद रखना है आपने, जो इनवॉइस होता है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि सेलर बायर को देता है फॉर क्रेडिट सेल। ठीक है, याद रखोगे। तो इनवॉइस इज रिलेटेड टू क्रेडिट सेल, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। तो होप अभी तक आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे होंगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। तो वो डिस्काउंट जो कैलकुलेट किया जाता है लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स के ऊपर उसे हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है। डिफरेंट ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है गाइस। मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि जो लिस्ट प्राइस के ऊपर लिस्ट प्राइस जो होता है गुड्स का उसके ऊपर अगर आपको डिस्काउंट अलाउ किया जाता है उस डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं। अगर आप कैश पेमेंट करते हो उस टाइम अगर आपको जो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कमेंट्स में मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, द टर्म्स अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आर क्लासिफाइड एज। जो टर्म्स हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग उनको जो है किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है? क्या वो दोनों सेम है, क्या वो दोनों डिफरेंट है, या फिर अपोजिट है, या फिर नन ऑफ दीज? तो क्या अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सेम है? पहले अगर हम बात करें तो सेम है, नहीं, वो सेम नहीं है। बुक कीपिंग का काम होता है रिकॉर्डिंग करना सिर्फ,
ठीक है, आइडेंटिफाई करना और रिकॉर्ड करना जो बुक कीपिंग का काम है। वेयरएज अकाउंटिंग का काम क्या आता है गाइस, कि जो भी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें सिमिलर जो ट्रांजैक्शंस को उनको अलग तरह से क्लासीफाई करना। ठीक है, अगर सेल्स की ट्रांजैक्शंस है, सेल की ट्रांजैक्शन को अलग क्लासीफाई करना, क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस को अलग से क्लासीफाई करना, उसके बाद उनको समराइज़ करना, समराइज़ करने के बाद उसका जो भी प्रॉफिट या नुकसान जो भी हो रहा होगा कंपनी को उसको जो है कम्युनिकेट करना, तो वो काम है अकाउंटिंग का। वेयरएज बुक कीपिंग का जो काम है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग करना होता है। तो ये दोनों जो है डिफरेंट है। तो ऑप्शन आपका जो राइट होगा यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द टर्म एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर आर सेम, डिफरेंट, अपोजिट या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है जो टर्म एक्सपेंस है और एक आ गई आपकी एक्सपेंडिचर, क्या वो सेम है या फिर अलग अलग है, बताइए। और क्यों है ये भी आपको बताना है कि अगर अलग है तो क्यों है, सेम है तो क्यों है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ एक्सपेंस क्या होता है। अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो यानी कि आप वो गुड्स खरीद रहे हो जो आप रीसेल करोगे विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर आपने एक्सपेंस किया यानी कि आपने ऐसे गुड्स खरीदे हैं जिनको आप रीसेल करके कैश में कन्वर्ट कर दोगे विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वेयर एज एक्सपेंडिचर क्या होता है गाइस, एक्सपेंडिचर वो गुड्स आप परचेज करते हो एक्सपेंडिचर में जो कि फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड यानी कि जिनको आप कैश में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है कन्वर्ट करते हो। डिफरेंस पता चला। यानी कि अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आप फिक्स्ड असेट्स खरीद रहे हो, वेयर एज अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो तो आप करंट असेट्स खरीद रहे हो। करंट और फिक्स्ड असेट्स आप सबको पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम। तो यानी कि अगर आपने एक्सपेंस किया तो आपने करंट असेट्स खरीदे हैं, अगर आपने एक्सपेंडिचर किया तो आपने जो है फिक्स्ड असेट्स खरीदे हैं जो आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है जिनको आप कैश में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पर बात क्या बनी फिर बताइए, सेम हुए या फिर डिफरेंट हुए दोनों? तो ये हुए डिफरेंट। क्लियर है गाइस, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट हो गया। विच कंसेप्ट रिप्रेजेंट्स द अजम्पशन ऑफ लॉन्ग पीरियड एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। जब आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी गाइस तो वहाँ पर एक अजम्पशन पढ़ी होगी कि आपने ये मानकर चलना है कि आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग एग्जिस्ट करेगा, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो वो कंसेप्ट कौन सा था, कौन से कंसेप्ट के थ्रू हम ये अज्यूम करते थे? ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मैटरनिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट या फिर मैचिंग कंसेप्ट। तो बताइए वो कौन सा कंसेप्ट था जिस कंसेप्ट के थ्रू आप अज्यूम करके चलते थे कि आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी देर तक वो चलेगा। तो गाइस याद रखना है वो जो कंसेप्ट था वो था आपका ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्योंकि अगर आप यही नहीं मान के चलोगे कि आपका बिजनेस जो है वो काफ़ी देर तक रहेगा तो आप मेहनत ही क्यों करोगे? आपको पहले ही पता चल गया अगर कि मेरा बिज़नेस चलेगा ही नहीं। अगर आप ऐसे ही सोच लोगे तो बिज़नेस कब चलेगा, कहीं चल ही नहीं सकता। तो ये अकाउंटिंग की सबसे पहली जो अजम्पशन थी वो यही है कि आपको जो मान के चलना है कि आपका बिज़नेस जो है काफ़ी देर तक जो है चलेगा। तो ये अजम्पशन जो है वो आती है आपकी ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अंडर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ। अकाउंटिंग किसकी लैंग्वेज है? गवर्नमेंट की लैंग्वेज है, कॉमर्स की लैंग्वेज है, ट्रेड की लैंग्वेज है या फिर बिजनेस की लैंग्वेज है? तो याद रखिएगा गाइस जो अकाउंटिंग है उसको माना जाता है इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो इसे बिजनेस की लैंग्वेज बोला जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The amount received or receivable by selling assets, goods or services is known as। तो जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ है या फिर होगा बाय सेलिंग असेट्स, गुड्स या फिर सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज को बेचने के बाद जो हमें अमाउंट रिसीव होता है या फिर रिसीव होगा उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे रिसिप्ट कहते हैं? क्या वो हमारा प्रॉफिट होगा? क्या वो हमारा इनकम होगी या फिर गेन होगी? तो गाइस सिंपली जो अमाउंट हमें रिसीव करते हैं या हमें रिसीव होने वाला होता है बाय सेलिंग गुड्स उसे हम कहते हैं रिसिप्ट्स। ठीक है, तो रिसिप्ट्स हम किसे कहते हैं? जो भी अमाउंट हमें रिसीव होने वाला होता है बाय सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है गाइस, ये थे हमारे आज के 12 क्वेश्चंस।
तो होप किसी को भी इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है दोस्तों तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स होंगी हम आपको उनके जो है हम वहीं पर कवर कर देंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है अकाउंटेंसी एमसीक्यूज़ का लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो शुरू में हमने बिल्कुल ईजी, कल के लेक्चर में जो हमने बिल्कुल ईजी से जो है एमसीक्यूज़ किए थे, आज थोड़े से मॉडरेट किए हैं। जैसे जैसे हमारे स्टेप बाय स्टेप जो है क्लासेस आती जाएंगी तो आपको जो है मॉडरेट से हाई लेवल के जो एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ अपलोड होंगी तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसके ऊपर हम अपने लेक्चर्स की PDF देते रहते हैं, तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है MK क्लासेस ही है, तो ज़रूर से उसे ज्वाइन करिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सून हम वहाँ पर जो क्विज़ेस हैं वो भी स्टार्ट कर देंगे। जो भी हमने सिलेबस अपना जैसे जैसे हमारा जो टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे उनके जो है क्विज़ेस हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर देना शुरू कर देंगे गाइस। तो होप आज की वीडियो में किसी भी मेरे दोस्त को दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको दिक्कत आएगी दोस्तों ज़रूर से हमें कमेंट्स में बताइएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।